नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। ये लेक्चर मेरा सेकंड पार्ट है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, फिर हम लोग इसी में मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे राज्य उभर के आए, हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने आपको कहा कि आज हमको देखना है एक तो मौर्य प्रशासन के बारे में। तो जब हम लोग मौर्य प्रशासन की बात करेंगे तो मौर्य प्रशासन में हमको एक तो राजनीतिक एकता देखने को मिली। तो किस तरह से राजनीतिक एकता देखने को मिली, अभी हम लोग उस बात को समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग चीजों को और देख लें। तो राजनीतिक एकता से मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अगर हमारा केंद्रीय प्रशासन होगा, है ना, हम अगर अच्छे पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है ना, और अगर किसी तरह के कोई पॉलिटिकल फ्रिक्शंस नहीं आते हैं तो हमें राजनीतिक एकता वहां पर देखने को मिलती है। और अभी हम लोग आके डिटेल में उस चीज को समझेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत थे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सप्तांग सिद्धांत। तो ये 7 अंग हुआ करते थे उस समय। उन 7 अंग में आप लोग ये देख लीजिए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। तो ये जो सप्तांग सिद्धांत था, ये भी मौर्य प्रशासन का ही एक भाग, एक हिस्सा देखा गया हमारे द्वारा। दोस्तों, इसी मौर्य प्रशासन में एक बहुत अच्छी चीज हमको देखने को मिली है जिसको कि उपधा परीक्षण कहा गया है। तो उपधा परीक्षण के तहत क्या किया जाता था दोस्तों? तो जो भी मुख्यमंत्री और पुरोहित होते थे, उनकी जब नियुक्ति की जाती थी तो नियुक्ति के पहले उनके चरित्र की जांच की जाती थी और चरित्र की जांच होने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि उपधा परीक्षण जो है किस प्रशासन का एक, आप कह सकते हैं, मुख्य जो है एक विशेषता रही है। तो आपको फिर लगाना होगा मौर्य प्रशासन की एक ये मुख्य विशेषता रही है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन हमको देखने को मिला। तो इस केंद्रीय प्रशासन के तहत जो है, जो शीर्ष अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की जाती थी और इन अधिकारियों को तीर्थ या महामात्य कहा गया है। और इनकी संख्या आपको याद रखनी होगी, ये संख्या में 18 हुआ करते थे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि महामात्य जो थे वो कौन थे वहां पर? तो आपको क्या देखना है कि शीर्ष अधिकारी थे और इनको और भी क्या कहा जाता था? तो इनको तीर्थ कहा गया है मौर्य प्रशासन के तहत। अब इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो मंत्री और पुरोहित हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सत्ता का जो केंद्रीकरण था, तो मैंने आपको राजनीतिक एकता बता दिया, उपधा परीक्षण बता दिया, राज्य के सप्तांग सिद्धांत थे ये बता दिया, और केंद्रीय प्रशासन पर हम लोग अभी चल ही रहे हैं। और क्या विशेषताएं थी केंद्रीय प्रशासन के तहत, हम उनको भी देखते हैं। तो आपका जो उस समय, मैं मौर्य प्रशासन की बात कर रहा हूं, उस समय जो डिवीजन था, जो विभाजन था, वो आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए एक बार। चलिए, तो जो साम्राज्य था, जो कि जिसका के पूरा कहना चाहिए देख रेख राजन के द्वारा या राजा के द्वारा ही किया जाता था। अब ये साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था। इनको जो है मौर्य प्रशासन में चक्र भी कहा गया है। ये प्रांत जो थे ये विषय में विभाजित थे, विषय जो है गांव में विभाजित थे और गांव जो है ग्राम में विभाजित थे। अब यहाँ आपको एक बात क्या याद रखनी है कि प्रांत जो थे उनका हेड कौन हुआ करता था? तो उसको कुमार या आर्यपुत्र ही कहा गया है। तो जो उस समय जो राजा हुआ करते थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको ही प्रांतों का, आप कह सकते हैं, हेड बना दिया जाता था। इसके अलावा प्रांत जो है विषय में विभाजित थे। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि देश का विभाजन जो है प्रांतों में किया जाता है, प्रांतों का विभाजन जो है फिर हम लोग क्या देखते हैं, डिवीजन संभागों में किया जाता है, और संभागों का विभाजन जिलों, और जिलों का विभाजन गाँव में कर दिया जाता है, तहसील या गाँव में कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमने वहां देखा कि जो विषय थे उनको हेड कौन करता था? विषयपति करता था, और गांव जो होते थे उनके हेड को गोप कहा जाता था। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, विषय से विषयपति तो आपको जल्दी ही याद आ जाएगा, लेकिन गांव का जो मुखिया होता था इसको आपको गोप याद रखना होगा, ठीक है। और ग्राम का जो मुखिया था उसको ग्रामिक कहा गया है मौर्य प्रशासन के तहत। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना होंगे। गांव का जो मुखिया था वो गोप कहलाता था, और ग्राम का मुखिया जो होता था उसे ग्रामिक कहा गया था। अब यहां से रिलेटेड कुछ और आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बातें, मैं बात कर रहा हूं नगर प्रशासन की। तो नगर प्रशासन की देखरेख के लिए क्या व्यवस्था थी? तो यहाँ मेगास्थनीज ने बताया है कि यहाँ का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था,
6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो हमने क्या देखा, यहाँ समितियां थी, समितियों में कुछ सदस्य थे और उन समितियों के द्वारा है जो है नगर का प्रशासन देखा जाता था। तो क्या थी व्यवस्था, कुल सदस्य 30 थे, 6 समितियां थी और 5 सदस्य प्रत्येक समिति में होते थे जो कि नगर का प्रशासन चलाते थे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था कैसी थी। तो आप जानते ही हैं कि पुलिस व्यवस्था क्यों होती है, अपराध होते हैं तो उनको रोकने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए हमारे पास पुलिस मशीनरी, पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही होगी, रक्षण, मैंने शब्द लिखा है यहाँ पर रक्षण। तो नगर प्रशासन की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, है ना, तो उसको यहाँ पर रक्षण कहा गया है। इसी तरह से एक और आपको याद रखनी होगी बात, राजुक। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए, एक अधिकारी चाहिए, तो उसको मौर्य प्रशासन में क्या कहा गया, राजुक कहा गया है। खास बात क्या थी कि इनके पास कर संग्रह करने की तो शक्ति थी ही, साथ साथ इनके पास न्यायिक शक्तियां भी थी। देखिए, टैक्स कलेक्शन की तो इनके पास पावर्स थी ही राजुकों के पास, साथ में ये जजमेंट डिलीवरी की भी पावर्स इनके पास थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ जो है, जो ग्रामीण जनपदों की देखभाल करता था मौर्य प्रशासन में, उसको क्या कहा गया है, तो उसको राजुक कहा गया है। और इनके पास दोनों शक्तियां थी, टैक्स कलेक्शन की भी और साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। अब हम बात कर रहे हैं महापात्र की। तो जो उच्च अधिकारी होते थे, जो नगर प्रशासन से संबंधित थे, उनको यहाँ मौर्य प्रशासन में महापात्र कहा गया है। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, नगर प्रशासन देखा, अब रक्षण किसको कहा गया है और राजुक किसको कहा गया है और महापात्र किसको क्या कहा गया है, ये तीनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। मौर्य प्रशासन से कुछ और हम लोग बातें देखेंगे। तो क्या सैन्य व्यवस्था थी वहां पर, कैसी न्याय व्यवस्था थी और गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की। तो यहाँ अगर हम सैनिक संगठन की बात करें तो सैन्य विभाग तो था और जो कि 6 समितियों में विभक्त था। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था अभी नगर प्रशासन में, है ना, उसी तरीके से कुछ सैन्य व्यवस्था भी हमको देखने को मिली। यहाँ 6 समितियां बनाई गई थी, 6 कमिटीज थी। ठीक है, हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। तो 5 विभाग आप याद रखिए, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बन गया है कि अंतपाल किसको कहते थे मौर्य प्रशासन में। तो जो सैनिक प्रबंध यानी जो आर्मी का जो मैनेजमेंट देखता था, डिफेंस का जो मैनेजमेंट देखता था, उसको हम लोग यहाँ क्या कहते थे, अंतपाल कहते थे। अब एक और बात याद रखनी होगी कि नायक कौन था उस समय। तो जो युद्ध क्षेत्र में जो लीडर यानी जो लीडिंग रहता था, जो नेतृत्व करता था, जो लीडर रहता था युद्ध क्षेत्र में, उसको यहाँ पर नायक कहा गया है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं न्याय व्यवस्था पर। तो न्याय व्यवस्था में हमें मौर्य साम्राज्य में क्या देखने को मिला कि जो सम्राट हुआ करता था वो यहाँ पर अंतिम न्यायालय था। जैसे हमारे यहाँ आज की व्यवस्था अगर हम देखें तो हमारी जुडिशरी में अंतिम न्यायालय किसको कहते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो उस समय सम्राट ही जो है, आप मान लीजिए कि वही भैया सुप्रीम कोर्ट भी था, वही उच्चतम न्यायालय था, वही वहां का जज भी था। लेकिन खास बात क्या थी कि मौर्य साम्राज्य में जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी। तो ग्राम सभा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटी न्यायालयीन व्यवस्था कौन सी थी, तो वो ग्राम सभा थी। और यहाँ पर जो है ग्रामीण जो है वो निर्णय दे दिया करता था। तो सबसे उच्चतम न्याय व्यवस्था कौन सी हो गई, सम्राट हो गई। और सबसे छोटी न्यायालयीन व्यवस्था कौन सी थी मौर्य साम्राज्य में, तो वो ग्राम सभा ही थी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो न्यायालय व्यवस्था थी वो 2 तरह की थी। एक हमारी थी धर्मस्थयी न्यायालय व्यवस्था और दूसरी थी कंटक शोधन न्यायालय व्यवस्था। अब धर्मस्थीय जो थी, इसमें क्या होता था कि जो नागरिक थे उनके बीच में ही, मतलब नागरिकों के बीच में अगर विवाद होते थे तो वो कहाँ सॉल्व किए जाते थे, धर्मस्थीय न्यायालय व्यवस्था में। तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, भैया दीवानी अदालतें हो गई है। और कंटक शोधन में राज्य और नागरिकों के बीच में जो विवाद होते थे तो वो जिस तरह के न्यायालय में उनको निपटारा किया जाता था उनको कंटक शोधन न्यायालय व्यवस्था कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस तरह की न्यायालय व्यवस्था कहाँ पर थी, तो आपको टिक करना होगा कि मौर्य साम्राज्य में या मौर्य प्रशासन में ये हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। तो यहाँ पर भी हमको ये 2 तरह की व्यवस्था देखने को मिली, संस्था और संचार।
तो जो एक ही जगह पर रह करके जो गुप्तचर का काम करते थे, जो कहना चाहिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे, उनको संस्था कहा गया यहाँ पर। और जो घूम घूम करके भ्रमण करके जो लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे उनको संचार कहा गया यहाँ पर। तो संस्था और संचार ये दो तरह की यहाँ पर आपको गुप्तचर व्यवस्था मौर्य प्रशासन में देखने को मिलेगी। अब कुछ अधिकारी मैंने यहाँ पर उच्च अधिकारी आपको लिख करके दिए हैं, तो ये सारे आपको याद रखना है। इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये किस विभाग से संबंधित थे या इनको कौन सी जिम्मेदारी उस समय दी हुई थी। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ समाहर्ता की। तो राजस्व विभाग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था उसका ये हेड हुआ करता था। आप उसको फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। तो समाहर्ता हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ सन्निधाता की। तो ये राजकीय कोषाध्यक्ष हो गया। तो भाई उस समय कोष, ट्रेजरी उस समय भी होती थी। तो जो ट्रेजरी का कहना चाहिए, जो पूरी जिसको जिम्मेदारी थी कि आपको इसकी देखरेख करना, कस्टडी रखना इसकी, उसको सन्निधाता कहा गया है। देन थर्ड हम बात कर रहे हैं नायक की। इसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। तो ये सेना का संचालक करना और नगर रक्षा का अध्यक्ष हो गया। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो जो लीड करता था सेना को उसको नायक कहा जाता था। कर्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष, ठीक है ना। तो जो भी उस समय इंडस्ट्रीज हो, जो फैक्ट्रीज थी, तो उनका जो अध्यक्ष हो गया उसको कर्मांतिक कहा गया था। दंडपाल, ये जो पुलिस मशीनरी थी उसका एक अधिकारी होता था। देन दुर्गपाल, दुर्ग शब्द ही उसमें आ गया, दुर्ग। तो जो राजकीय दुर्ग होता था उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमने किसको दिया था उस समय? दुर्गपाल को। लेकिन अब वही समझिएगा, अंतपाल, तो जो सीमावर्ती दुर्ग है ना, उसकी जो रक्षा करने का जो जिम्मेदारी दी थी वो अंतपाल को दी थी। और जो राजकीय दुर्ग था उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दुर्गपाल को दी गई थी। तो ये अंतर जरा आप लोग याद रखिएगा। लास्ट मैंने लिखा यहाँ पर आटविक। तो वन विभाग का ये प्रधान हुआ करता था। भाई उस समय भी फॉरेस्ट्री थी, है ना, जो फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस लिया जाता था उससे संबंधित पूरी देखरेख करना वो आटविक की जिम्मेदारी थी। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी अभी मौर्य प्रशासन के बारे में। इन सारी चीजों को आपको याद रखने की कोशिश करनी होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन में कैसी सामाजिक व्यवस्था थी। तो यहाँ हमको देखना है कि भाई उस समय जो स्त्रियां थी उनकी कैसी स्थिति थी, तो क्या क्या चीजें उस समय अलाउड थी। तो पुनर्विवाह अलाउड थी कि नहीं, नियोग प्रथा अलाउड थी कि नहीं, दास प्रथा थी कि नहीं, कैसी वर्ण व्यवस्था थी, किसने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या बोला। तो ये सारी चीजें हमें सामाजिक व्यवस्था से याद रखना। तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपके सामने रखे हैं जिससे कि आपको मध्य प्रदेश का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आपको ये नहीं लगे कि सर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम ये याद नहीं कर पाएंगे। तो कौटिल्य ने, सबसे पहले हम कौटिल्य की बात कर रहे हैं, तो उसने वर्ण आश्रम जो व्यवस्था थी उस समय, है ना, उसी को जो है सामाजिक संगठन का आधार माना है। तो आपके लिए फिर से ये दोनों बातें याद रखना है कि वही वर्ण व्यवस्था एक जाति आधारित हुआ करती थी और एक कर्म आधारित हुआ करती थी, है ना। तो कौटिल्य ने जो है इसी वर्णाश्रम व्यवस्था को इसका आधार माना है, मौर्य प्रशासन की सामाजिक संगठन को इसका आधार माना है। वहीं अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो इसने 7 जातियों में इसको विभक्त किया है। तो आप ये देख ही सकते हैं, यहाँ पर कर्म के आधार पर दिख रहा है और यहाँ पर हमें जाति के आधार पर दिख रहा है। तो ये कौन कौन से 7 थे आप ये देख लीजिए एक बार। तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी बोल सकते हैं, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो ये हमको साफ साफ दिख रहा है ये कर्म के आधार पर था मेगास्थनीज के अनुसार। अब ये कितने थे तो आपको याद रखना है 7 थे, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं स्त्रियों की। तो इनकी जो है स्थिति अब अपेक्षाकृत ज्यादा ये सुरक्षित थी मौर्य काल में। इन्हें जो है पुनर्विवाह और नियोग प्रथा की अनुमति थी। अब ये रीमैरिज, अगर इनके पति की डेथ हो गई है तो ये पुनर्विवाह कर सकती थी और नियोग प्रथा की भी इन्हें अनुमति यहाँ पर मिली हुई थी। समाज में हमें वैश्यवृत्ति की प्रथा देखने को मिली है और इस समय जो ऐसी स्त्रियां थी, है ना, जो वैश्यवृत्ति करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा गया है। तो ये टर्म आपको याद रखना होगा, इस समय रूपा जीवा किसको कहा जाता था। देन हम बात करेंगे दास प्रथा की। तो मेगास्थनीज और स्ट्रैबो ने क्या कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। अब देखिए यहाँ पर 2 फिर से कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आए हैं। तो कौटिल्य ने तो कहा कि भाई दास थे और उनको कृषि कार्यों में लगाया गया था और काफी बड़े पैमाने पर ये लोग काम करते देखे गए। लेकिन मेगास्थनीज और स्ट्रैबो ने कहा है कि भारत में तो दास प्रथा
थी ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था में फिर से वही बातें देखनी है कि उस समय टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी, टैक्स लिया जाता था कि नहीं, अगर लिया जाता था तो उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे, कितना क्या टैक्स लिया जाता था, किस तरह से, क्या प्रमुख उद्योग थे, कौन से थे, वगैरह वगैरह। तो इस समय की हम कृषि व्यवस्था देखें तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। यानी ट्रेड, कॉमर्स, आपका जो है एग्रीकल्चर, ये सभी था। और इस समय जो है इन सभी के लिए वार्ता वर्ड यूज किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, इस पर इस समय की अर्थव्यवस्था आधारित थी और इन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है मौर्य प्रशासन में, मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था। टैक्स पर सॉरी जो लैंड रेवेन्यू जो भी आप बोल सकते हैं, ये कितना था? उपज का 1/6 हुआ करता था उस समय। अब क्या क्या किस तरह के कर हमको देखने को मिले? एक सीता और दूसरा इसमें भाग कहा गया है। अब सीता किसको कहा गया है? तो जो राजकीय भूमि से होने वाली आय थी उसे सीता कहा गया है, और उपज का जो हिस्सा होता था उसे भाग कहा गया है। तो ये दोनों आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखनी होंगी, सीता और भाग। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये किस समय में हमको देखने को मिले और इनका अर्थ क्या होता था मौर्य साम्राज्य में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय इनका प्रमुख उद्योग क्या था? तो इनका प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। और काशार्पण या पण क्या था? ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम्स में। तो ये चांदी का बना होता था, और है ना, इस समय जो है अगर हम बात करें ट्रेड कॉमर्स की, तो इस समय जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बड़ौद बंदरगाह था। ये दोनों पॉइंट आपको यही मैंने लिख दिए हैं। तो काशार्पण या पण जो है ये चांदी का बना हुआ करता था, है ना। इस समय ये कॉमर्स के लिए ये एक आप बोल सकते हैं एक तरीके का कॉइन जो था ये यूज किया जाता था। और इनका जो है प्रमुख जो बंदरगाह था वो बड़ौद जो है गुजरात में यही हुआ करता था। अब मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसमें भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग व्यूज आए हैं। तो अहिंसक और शांति प्रिय नीति थी इनकी, इसी कारण जो है इस साम्राज्य का पतन हुआ, ऐसा हेमचंद्र राय चौधरी जी का कहना है। डीडी कौशाम्बी जी का कहना है कि आर्थिक कारण थे, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था थी। आप कह सकते हैं कि भाई बहुत अगर अच्छी इकोनॉमी नहीं है आपकी, वेल डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं, तो धीरे धीरे आप जो है हर जगह पर कमजोर होते जाएंगे और आपके ऊपर कोई भी अगला जो है व्यक्ति जो ताकतवर है वो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा और आपका जो है पतन संभव है फिर। तो ये आर्थिक कारण बताया था डीडी कौशाम्बी ने। डीएन झा साहब ने कहा था कि यहाँ जो है हमें अशोक के बाद जो है कमजोर उत्तराधिकारी देखने को मिले, जो सक्सेसर्स आए वो काफी वीक थे, इसी कारण जो है इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना, ये दो रीजन दिए हैं रोमिला थापर ने, ये भी बहुत बड़ी इतिहासकार है। तो सेंट्रलाइज जो है गवर्नेंस हमको देखने को मिला, और दूसरा अधिकारी जो थे इस समय, जो पदाधिकारी जो नियुक्त किए गए थे वो कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए जो है इस मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ऐसा रोमिला थापर जी का कहना है। चलिए ये तो था मौर्य प्रशासन, मौर्य की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में। अब हम आ जाते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसका कि टाइम पीरियड हमें 185 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके पीछे क्या कारण देखने को हमको मिले हैं। तो उस समय यूनानी, शक, कुषाण, इन सभी के आक्रमण हुए, है ना। तो एक कारण हमको देखने को ये मिला, है ना। और ये जो आक्रमण हुए, अशोक के उत्तराधिकारी चूंकि वो कमजोर भी थे, है ना, एक हमें कहना चाहिए एक कमजोर आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ एक कमजोर उत्तराधिकारी भी देखने को मिले। तो इस कारण जो है आक्रमण हुए और इस साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने को मिला। और आक्रमण और किसके हुए? तो सातवाहन शासकों ने भी आक्रमण किए और आंध्र शासकों ने भी आक्रमण किए। दूसरा जो राजनीतिक एकता थी वो भी यहाँ मौर्य साम्राज्य में धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी। अब अगर उत्तराधिकारी कमजोर होंगे, आप कह सकते हैं जो शासक है अगर वो कमजोर होगा तो वो पॉलिटिकली सबको यूनाइट भी नहीं कर पाएगा, तो राजनीतिक एकता भी धीरे धीरे नष्ट होगी। आपकी अगर इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, आपकी इकोनॉमी भी अगर धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है और आपके ऊपर सतत अगर आक्रमण हो रहे हैं,
तो फिर आपके साम्राज्य का पतन होना ही है। तो ये हमने यहाँ पर सारे कारण आपको मेंशन किए हुए हैं। अब मौर्य का साम्राज्य का जब पतन हुआ तो हमें क्या देखने को मिला कि छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित हुआ। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए उनमें सबसे अंत में जो है बृहद्रथ नाम का जो व्यक्ति था, तो उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसे मार दिया था और यहाँ से शुंग राजवंश की नींव डाली थी। तो शुंग राजवंश की जो है पूरा हमको टाइम पीरियड 185 से 73 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखना होगा। तो जब हम पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो यहाँ हमें कुछ डेटा मिलता है, जैसे कि पतंजलि के महाभाष्य की यदि हम बात करें तो इससे हमें शुंग वंश के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम कालिदास के मालविकाग्निमित्र की बात करें तो इससे हमें पता पड़ता है कि शुंग वंश के समय में यवनों के द्वारा आक्रमण किए गए थे। और अगर हम गार्गी संहिता की बात करें तो इससे हमें ज्ञात होता है कि इस समय जो है यवनों ने भी आक्रमण किया रहा है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट ये दो तो आपको याद रखना है कि कालिदास की जो मालविकाग्निमित्र है इससे पता पड़ता है कि शुंग वंश पर जो है यवनों के आक्रमण हुए, और पतंजलि के महाभाष्य से ये पता पड़ता है कि यहाँ पर जो है शुंग शासन था और शुंग शासन के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिलती है। अब शुंग वंश के बारे में हम कुछ और देखते हैं, कहां से क्या तथ्य हमको मिलते हैं। तो अधिकांश सिद्धांत ये कहते हैं कि जो शुंग वंश के जो शासक रहे हैं वो ब्राह्मण वंश के थे, जबकि मालविकाग्निमित्र से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो शासक थे ये बैम्बिक वंश के थे, आप कह सकते हैं ये कश्यप गोत्र के थे। तो ये तो कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया कि किससे क्या जानकारी प्राप्त होती है। अब पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी ये क्या थी, ये राजधानी विदिशा रही है। इनके दरबार में पतंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे, तो ये पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मिनांडर से संबंधित। ये हिंदी यूनानी थे। पुष्यमित्र शुंग के समय में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और पुष्यमित्र ने मिनांडर को पराजित भी किया था। ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मिनांडर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, और तो आपको फिर क्या टिक करके आना है, पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने इसको पराजित भी किया था। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ विदर्भ के युद्ध की। तो पुष्यमित्र शुंग का जो है विदर्भ के साथ युद्ध भी हुआ था और यहाँ पर मौर्य अमात्य यज्ञसेन का शासन था। क्या कारण बताया गया है, यज्ञसेन ने जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब देखिए किसी भी शासक को इस बात पर नाराजगी होना ही है कि यदि कोई कहीं का छोटा मोटा शासक है और वो अपने आप को अगर स्वतंत्र घोषित कर देता है ना, तो फिर वो आक्रमण का एक बड़ा कारण बनता ही है। तो यज्ञसेन जो है ये विदर्भ का शासक था और इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी कारण जो है पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ पर आक्रमण किया था। और यहाँ क्या हुआ था, माधव सेन जो था वो यज्ञसेन का एक रिश्तेदार था, कजन बताया जाता है उसको। माधव सेन जो है पुष्यमित्र शुंग की तरफ जाके मिल गया था, ये आप कह सकते हैं पुष्यमित्र ने इसको मिला लिया था, और इस कारण जो है यज्ञसेन को पुष्यमित्र शुंग ने आसानी से पराजित कर दिया था और विदर्भ को जो है इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये था विदर्भ का युद्ध। अब पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों के आक्रमण भी हुए थे। तो यहाँ दो आक्रमण हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला आक्रमण हुआ था ये डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इस बात का कोई हमें ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि डेमेट्रियस और पुष्यमित्र शुंग के बीच में किसी प्रकार का कोई युद्ध हुआ था। जो दूसरा आक्रमण हुआ था ये मेनांडर के नेतृत्व में हुआ था, और इस समय जो है पुष्यमित्र का जो है जो पौत्र था वसुमित्र, उसका जो है यूनानियों के साथ संघर्ष हुआ था और इसने जो है इसको मेनांडर को पराजित किया था। ऐसी जानकारी हमें मालविकाग्निमित्र से प्राप्त होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वही पुष्यमित्र ने ही पराजित किया था, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट जो है वसुमित्र का जो है इसका वसुमित्र का मेनांडर के साथ संघर्ष हुआ था।
पुष्यमित्र ने 2 यज्ञ भी किए थे अश्वमेध के, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मनु और पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आपको मिल गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अकेला मनु या अकेले पतंजलि से रिलेटेड, है ना। तो मनु और पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र के समकालीन थे। समकालीन मतलब जिनका टाइम पीरियड एक ही था। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर लामा तारानाथ की। तो लामा तारानाथ ने ऐसा बताया है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है भारी संख्या में बौद्धों की हत्या भी की गई थी, इनके स्तूप और विहारों को नष्ट भी किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है हेवेल ने ये बताया था हमको कि पुष्यमित्र ने, ऐसा हेवेल का अनुमान था कि पुष्यमित्र ने जो बौद्ध मठ थे और जो विहार थे या स्तूप थे इनको नष्ट किया था, तो उसके पीछे कारण ये नहीं था कि उसे उसे जो है बौद्ध धर्म का ही विनाश करना था। उसके पीछे हेवेल का कारण है, हेवेल ने जो कारण बताया वो ये बताया है कि चूंकि जो है उस समय जो संघ थे, जो बौद्ध संघ थे, ये जो है राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे। तो चूंकि ये राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन रहे थे, इसी कारण जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है इन बौद्ध मठों को, ये आप कह सकते हैं स्तूप या विहारों को नष्ट किया था। अब ये 2 अलग अलग व्यूज आ गए हैं, तो खैर ठीक है, कुल मिलाकर के पुष्यमित्र शुंग ने इन मठों को और जो संघ थे उनको ध्वस्त किया था, उनका विनाश किया था। तो यहाँ पर जो है पुष्यमित्र शुंग की, अब हम बात क्या बता रहे हैं आपको कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है मगध साम्राज्य के विघटन को तो रोका ही था, साथ में यूनानी आक्रमणों को से भी भारत की रक्षा की थी। तो जो विघटन हो रहा था मगध साम्राज्य का, उसको तो पुष्यमित्र सिंह ने रोकने की कोशिश करी थी, और जो यूनानी जो आक्रमण हो रहे थे भारत पर, उससे भी भारत की रक्षा की थी। अब पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हुई, तो उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। उसके बाद वसुज्येष्ठ नाम का व्यक्ति जो है अग्निमित्र के बाद बैठा, फिर वसुमित्र आया, फिर मित्रदेव और वगैरह वगैरह करते हुए लास्ट जो अंतिम शासक हुआ वो देवभूमि या उसको देवभूति कहा जाता है। तो आपको कुल मिलाकर के शुंग वंश का अंतिम शासक याद रखना है जो कि देवभूमि या देवभूति था। बीच के नाम आप लोग छोड़ सकते हैं, सिर्फ बताने का कारण था कि आपको एक पता होना चाहिए कि हाँ ये लोग भी थे शासक। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी याद आपको केवल ये रखना है कि देवभूमि या देवभूति जो है ये अंतिम शासक था। इसका जो मंत्री था वसुदेव ने इसको मार दिया था, और यहां से फिर इसने कर्ण वंश की नींव रखी थी। क्या याद रखना है कि अंतिम शासक जो देवभूति या देवभूमि था उसको उसके मंत्री वसुदेव ने मार दिया था, और अब यहां से कर्ण वंश की नींव इसने रखी थी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम पहले कर्ण वंश पर आने के पहले ये देख लें कि शुंग वंश का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा है। तो एक तो जैसा कि हमने देखा था कि जो जो मगध साम्राज्य का जो विघटन हो रहा था उसे भी पुष्यमित्र शुंग ने रोका था। यूनानियों के जो आक्रमण हो रहे थे उनको विफल किया था, है ना। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान में भी शुंग वंश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस समय आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो धर्म था और जो संस्कृत भाषा थी उसे काफी, कहना चाहिए आप, संरक्षण मिला। तो इस कारण जो है हम क्या कह सकते हैं कि शुंग वंश के समय जो है ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा जो है अपने चरम पर थी। पतंजलि के महाभाष्य की रचना भी इसी समय हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि पतंजलि के महाभाष्य की रचना किस समय हुई थी। देन मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये 2 बातें अलग अलग हैं, एक बात और 2 बात। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका भी संकलन शुंग वंश के शासनकाल के समय ही हुआ था। महाभारत को इस काल में दोबारा लिखा गया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं यहाँ पर। हिंदू भागवत धर्म को भी प्रोत्साहन मिला इस समय। देन अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसनगर, ये विदिशा का ही एक नाम है। बेसनगर जो है गरुड़ स्तंभ, ये पहला प्रस्तर स्तंभ था जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला प्रस्तर स्तंभ जो था जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, तो ये कहाँ है। तो बेसनगर विदिशा, जिसको कि भेलसा भी, जिसका प्राचीन नाम भिलसा था, तो आपको याद रखना है। देन शुंग काल में कला की प्रगति हुई, तो आर्ट एंड कल्चर काफी डेवलप हुआ।
भरूच का जो बौद्ध स्तूप है वो इसी समय में बना था। एक और आपको नई चीज मिली, जो भरूच का जो बौद्ध स्तूप है वो भी शुंग काल में ही बना। देन अशोक द्वारा जो बनवाए गए सांची के स्तूप, उसकी जो चार दीवारी है, देखिए सांची विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन रायसेन जिले में आता है। यहाँ जो सांची के स्तूप है उसके जो किनारे किनारे चार दीवारी बनाई गई है और एक जो प्रवेश द्वार बनाया गया है वो इसी समय बनाए गए थे, यानी शुंग काल में ही बनाए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप याद रखिएगा कि विदिशा के जो सांची स्तूप है, विदिशा के पास जो सांची स्तूप है जो रायसेन जिले में आते हैं, उसकी चार दीवारी और जो प्रवेश द्वार है वो किस के द्वारा, तो शुंग शासकों के द्वारा बनाए गए। देन विदिशा में कला की एक नवीन शैली का निर्माण हुआ। तो विदिशा जो है आप कह सकते हैं इसका प्राचीन नाम भिलसा था। ये शुंग काल में काफी आर्ट एंड कल्चर में डेवलप हुआ। इस प्रकार शुंग शासकों का भारत की राजनीति और संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है हमको। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कण्व राजवंश पर, जिसका कि शासन काल 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसको जो है इनके मंत्री थे वसुदेव ने मार दिया था, है ना। तो क्या था, एक दासी के हाथों इसका कत्ल करवाया था और यहाँ से कर्ण वंश की नींव रखी थी। तो हमें जो है कर्ण वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है। तो क्या पता पड़ता है पुराणों के अनुसार कि यहाँ पर 4 शासक हुए थे, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्व और उसके बाद के मगध के इतिहास के बारे में अधिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, तो ये मैंने आपको बताया, इसलिए हमें इसके बारे में कोई ज्यादा इतिहास नहीं मिलता है। अब दक्षिण के जो आंध्र वंश थे, इनके जो शासक थे, ने मगध को जीतकर कर्ण वंश की सत्ता को नष्ट कर दिया था। तो हमें क्या बस पता पड़ता है कि जो दक्षिण का जो आंध्र वंश था, उन्होंने मगध को जीत लिया था और कर्ण वंश की सत्ता को नष्ट कर दिया था। तो अब यहाँ से क्या चालू हो जाएगा, आंध्र वंश। अब हम आंध्र वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाता है आपका आंध्र सातवाहन वंश। क्योंकि कर्ण वंश के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, अब हम आ जाते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। तो पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय और आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहन वंश को पुराणों में क्या कहा गया है, आंध्र जातीय और आंध्र भृत्य कहा गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वंश की स्थापना किसने करी थी। तो इस वंश की स्थापना शिमुक नामक व्यक्ति ने करी थी। और आपको फिर पूछा जाएगा कि इनकी राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र में। देन इन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणाधिपति किस वंश के शासकों को कहा गया है, तो आपको क्या लगा के आना है, आंध्र सातवाहन, या सातवाहन अकेला भी लिख देते हो तो सातवाहन टिक करके आना है। और इनके द्वारा जो शासित प्रदेश थे इन्हें दक्षिणापथ कहा गया है। देखिए दोनों ही चीजें कोरिलेट हो रही हैं। एक तो ये दक्षिण का सातवाहन वंश हो गया, तो ये अपने आप को दक्षिणाधिपति कहते थे, और इनके द्वारा जो प्रदेश था जिस पर ये शासन करते थे उसे दक्षिणापथ कहा गया है। अब सामान्य तौर पर इनका जो मूल निवास स्थान था ये तो प्रतिष्ठान ही माना जाता है। ये हमने देखा भी था कि इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। शिमुक को प्रथम सातवाहन शासक भी माना जाता है ना। अब हम इसके बाद जो है सातकर्णी प्रथम नामक एक व्यक्ति जो है इस वंश का शासक बनता है, जिसे कि इसका प्रथम योग्य शासक कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश का। तो नासिक का एक लेख है जिसको बोलते हैं हम लोग नायानिका लेख। इस लेख से जो है हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अब पुराण में जो है सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र कहा गया है और इसने 2 अश्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ करवाया। ये याद रखना है आप लोगों को। अगर मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है कि इसने 2 अश्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ किया है, तो आपको ये याद रखना होगा। देन सातवाहन शक्ति जो है इसके बारे में कहा जाता है कि 300 वर्षों तक, लगातार 300 वर्षों तक हमें इसका उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो ये एकमात्र एक ऐसा हमको राजवंश देखने को मिला भारतीय इतिहास में जिसका इतना लंबा पीरियड है, जिसने कि अबाध रूप से भारत पर शासन किया है इतना दीर्घ काल तक, इतने लंबे समय तक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर शासक हुआ आंध्र सातवाहन वंश में, जिसको कि हाल नाम से जाना जाता था।
तो जैसे कि हमने देखा कि सातकर्णी जो राजा था उसको युद्ध में काफी हम लोग पढ़ते हैं युद्ध में, लेकिन हाल को जो है ये कहा जाता है कि वो शांति प्रिय शासक था, एक कवि था, और कवि और विद्वानों को जो है ये आश्रय प्रदान करता था अपने यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि ये युद्ध प्रेमी नहीं था, जैसे सातकर्णी प्रथम था वो युद्ध प्रेमी था, तो उसका विपरीत कौन था? हाल था। गाथा सप्तशती ये एक प्राकृत भाषा में ग्रंथ था जो कि हाल के द्वारा ही लिखा गया था। तो अब हाल भी एक कवि था, अपने यहाँ पर कवि और विद्वानों को आश्रय भी प्रदान करता था, ठीक है ना। तो ये गाथा सप्तशती आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाल का ही लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। अब क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो किस वंश का शासक था, और उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को भी इसने हराया और क्षत्रिय शासकों को भी इसने डिफीट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी थी। तो ये आपको याद रखना है कि इसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करी थी और एक वेणकटक नामक नगर भी बसाया था। इसका जो साम्राज्य था, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। मालवा जो कि जिसमें मध्य प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आता है, इसने राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां भी ले रखी थी। तो फिर से क्वेश्चन बनता है कि राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आपको याद रखना होगा। अब अगला शासक जो हुआ जिसके बारे में पढ़ना है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ। तो गौतमी पुत्र के बाद उसका पुत्र बैठा जिसका नाम की वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। आंध्र प्रदेश पर विजय जो है इसी के द्वारा प्राप्त की गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, और प्रथम आंध्र सम्राट भी इसे ही कहा जाता है। फिर से हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा जाता है, तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। इसने अपनी राजधानी औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान में ही बनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से हमें, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमें यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये उपाधियों से संबंधित देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको उपाधियां याद रखनी होंगी। देन हम पुलमावी के बारे में ही बात कर रहे थे, तो एक अमरावती से एक हमें लेख प्राप्त होता है, उससे हमें जानकारी मिलती है अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर जो है एक वेष्टनी इसके द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है ना। तो अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है उसके चारों तरफ जो वेष्टनी बनवाई गई थी तो पुलमावी के द्वारा बनवाई गई थी। देन एक और आपको यहाँ पर दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दिख रही है, तो ये भी पुलमावी ने ही उपाधि ले रखी थी। पुराणों में इसका नाम हमें पुलोमा मिलता है, तो ये तो वैसे याद रह जाएगा, पुलमावी से रिलेटेड पुलोमा नाम है। देन अगला शासक जो हुआ वो यज्ञश्री सातकर्णी हुआ। तो यह इस वंश का जो है ये अंतिम महत्वपूर्ण राजा हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि अंतिम शासक था, अंतिम महत्वपूर्ण राजा हुआ। इसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों पर पुनः अधिकार प्राप्त किया था। तो अब क्यों महत्वपूर्ण हुआ? क्योंकि जो शकों ने जो भी यहाँ पर आक्रमण किए तो इनके जो क्षेत्र थे वो छीन लिए थे, तो ये यज्ञश्री सातकर्णी ने उन क्षेत्रों को वापस अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब अगर हम इसके सिक्कों की बात करें तो हमें कई जगह से मिले, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगह से हमें इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। अब सातकर्णी जो है व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, तो इसके सिक्के जो थे उस पर जहाज के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो समुद्री व्यापार के प्रति ये प्रेम रखता था। तो अभी तक हमको ऊपर जो शासक हमने पढ़े वहां हमें ये कहीं नहीं देखने को मिला कि कोई ऐसा शासक हो जो समुद्री व्यापार को पसंद करता रहा हो। सातवाहनों ने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सातवाहनों ने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। तो क्या था, उनके सिक्के अधिकांशतः शीशे के रहे हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो सातवाहनों के सिक्के थे वो अधिकतर किसके मिले हैं, तो अधिकतर हमें शीशे के सिक्के देखने को मिले हैं। ये अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, आपसे पूछा जाता है
कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी वो किनके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये जो है ये सातवाहन शासकों के द्वारा ही शुरू की गई थी। और लेकिन उन्होंने अधिकतर जो है जो ये भूमि दान करी थी बौद्ध भिक्षुओं को ही दी थी। अब कहने को था कि ब्राह्मणों को ज्यादातर करी, लेकिन ज्यादा भूमि दान जो देखने को मिला वो बौद्ध भिक्षुओं को देखने को मिला है। अब सातवाहन काल में जैसे कि हम देख ही रहे थे कि व्यापार व्यवसाय की बातें हुई नहीं थी, तो चांदी और तांबे के सिक्कों का भी प्रयोग होता था और इन्हें काशार्पण कहा गया है। इस समय का जो अगर सबसे महत्वपूर्ण चैत्य की हम बात करें तो ये पश्चिमी दक्कन में कारले का चैत्य कहा जाता है, और स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो अमरावती का स्तूप रहा है। तो आपको याद रखना होगा कि अमरावती का स्तूप जो है उसको भी आपको सातवाहन शासकों से कोरिलेट करना है, कारले का जो चैत्य है उसको भी आपको सातवाहन शासकों से कोरिलेट करके याद रखना होगा। अब अमरावती का जो स्तूप था इसका निर्माण काल जो है लगभग 200 ईसा पूर्व में हुआ। यह स्तूप भित्तीय प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने लगाया था। अब देखिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको कि मैकेंजी, ये नाम आपको याद रखना है। तो अमरावती स्तूप का जो है सर्वप्रथम पता जो है मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्ष्वाकुओं की। इन्होंने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंट के हिंदू मंदिर जो है वो कहाँ बनाए थे, नागार्जुना कोंडा में बनाए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम ईंट के जो हिंदू मंदिर ये कहाँ बने थे, तो नागार्जुना कोंडा में बने थे। अब इनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी, और इनकी लिपि क्या थी, ये ब्राह्मी थी। तो ये तो था आपका सातवाहन शासकों के बारे में, और आज का जो लेक्चर था ये हमारा मौर्य प्रशासन और मौर्योत्तर काल के बारे में था। अगला जो लेक्चर होगा वो गुप्त काल के बारे में होगा। गुप्त, उसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्तोत्तर काल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।